Myself Anil Kumar. I am going to teach the sixth chapter of World Politics. The chapter is International Organization. Yes students, आज को आपको ये सेकंड पार्ट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट भी आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो एक बार हम इस चैप्टर का आपको फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो इसके फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी हमको क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, ये फर्स्ट पॉइंट था। यस स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट था द एवोल्यूशन ऑफ यूएनओ, यानी यूएनओ की फाउंडेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ और यूएनओ उसकी फाउंडेशन कैसे हुई। यस, उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट लर्न किया था रिफॉर्म ऑफ यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। यस स्टूडेंट्स, अब हम इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। द पॉइंट इज रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। यस स्टूडेंट्स, in 1992 the UN General Assembly adopted a resolution. The resolution reflected three main complaints. The first complaint is the Security Council no longer represent contemporary world realities. Second point, its decisions reflect only Western values and interests and are dominated by a few powers. Third point, it lacks equitable representation. Yes students, यूएनओ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम शॉर्ट में यूएन भी बोलते हैं, इसके रिफॉर्म करने के लिए जो यूएनओ की जो सबसे बड़ी एजेंसी है जनरल असेंबली, उसमें 1992 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन मींस एक एग्रीमेंट पास हुआ। उस एग्रीमेंट के अंदर 3 कंप्लेंट्स की गई। किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का ही एक एजेंसी है जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल की। लेकिन जनरल असेंबली जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसने अपनी मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन के अंदर एक पॉइंट बताया कि द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड रियलिटीज, यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो रियलिटीज है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही। बिकॉज उसका रीजन है जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ज्यादातर वो यूरोप से और अमेरिका से ही आते हैं। एशिया से सिर्फ चाइना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसके अंदर, साउथ अमेरिका नहीं है, अफ्रीका नहीं है। तो दुनिया का कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिसको ये परमानेंट मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रियलिटी को ये लोग नजरअंदाज करते हैं। यस, तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो इसकी कंप्लेंट थी यूएनओ की रिफॉर्म करने के लिए। सेकंड पॉइंट, इट डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावर्स। यस, ये जो यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न वैल्यूज यानी वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप और अमेरिका के फायदे के बारे में सोचते हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, और जो भी डिसीजन यूएनओ के अंदर होता है मैक्सिमम उसमें पार्शियलिटी होती है और वो कभी भी एशिया के फेवर में या अफ्रीका के फेवर में नहीं होता। जितने भी मेंबर्स हैं खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, एक तरह से ये यूरोप के भी मेंबर हैं, और अमेरिका, ये चारों जो इंपॉर्टेंट जो कंट्री हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ये कोई भी डिसीजन लेते हैं जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर या यूएनओ के अंदर, तो ये अपने फेवर में डिसीजन लेते हैं, पॉलिसीज भी अपने फेवर में बनाते हैं, डिसीजन भी अपने फेवर में लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी और एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन था, एक सजेशन था कैसे यूएनओ का रिफॉर्म करना है। तो ये जो यूएन जनरल असेंबली ने 1992 में जो रेजोल्यूशन पास किया उसके अंदर जो 3 कंप्लेंट्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल रियलिटी के अंदर यूएनओ की यही पोजीशन है। यस, थर्ड, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। यस, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो मेंबर्स हैं वो पूरी दुनिया को कवर नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडिया एक सूटेबल मेंबर है लेकिन वो भी मेंबर नहीं है इसका, और एशिया के अंदर सिर्फ चाइना एक अकेला, इतने बड़े कॉन्टिनेंट के अंदर चाइना अकेला मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर।
अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी कंट्री मेंबर नहीं है, तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये रिप्रेजेंट नहीं करता सिक्योरिटी काउंसिल पूरे वर्ल्ड को। तो इस तरह सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और भी कंट्रीज होने चाहिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट, 1 जनवरी 1997 the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how to the UN should be reformed. Yes, 1 जनवरी 1997 में UN सेक्रेटरी जनरल कॉफी अन्नान ने एक इंक्वायरी की और एक रेजोल्यूशन दिया कि कैसे यूएन को रिफॉर्म करना है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट and non-permanent members of Security Council have been suggested. A new member, it had been suggested, should be, यानी एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना है जिसके अकॉर्डिंग परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनको इंक्रीज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मेंबर बनाया जाए। ये एक सजेशन दिया था कॉफी अन्नान ने और ये रिफॉर्म करने के लिए भी बोला था। यस, लेकिन जो नए मेंबर्स हैं जो दुनिया के अंदर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन नए मेंबर्स को बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनने के लिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड नॉन परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? व्हाट आर द कंडीशंस? कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने के बाद में न्यू मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं? अभी सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने आपको पहले बताया सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो उनके मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है ए मेजर इकोनॉमिक पावर। यस स्टूडेंट, किसी भी कंट्री को यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, यानी वो इकोनॉमिक एंगल से वो कंट्री बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। सेकंड, ए मेजर मिलिट्री पावर, एक मेजर मिलिट्री पावर भी होना चाहिए, उसकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि उसका यूएनओ के अंदर इन्फ्लुएंस हो और दुनिया को लगे कि ये कंट्री वाकई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और एक इफेक्टिव मेंबर बनेगा सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वो एक मेजर मिलिट्री पावर भी होना चाहिए। ये एक सेकंड कंडीशन है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, खासकर परमानेंट मेंबर्स के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। थर्ड, ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। यस स्टूडेंट, यूएनओ के जो एजेंसीज है दुनिया के अंदर, चाहे वो WHO हो, WT हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, तो इन सब की जितनी भी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली हो, जो एजेंसीज हैं यूएनओ की, उनको चलाने के लिए दुनिया के अंदर उसके बड़े ऑफिस बने हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, ब्यूरोक्रेसी काम करती है, तो उसका एक बहुत बड़ा खर्चा एक्सपेंडिचर होता है। और यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ बजट के अंदर कंट्रीब्यूशन दे। तो जो नया कंट्री मेंबर बनना चाहता है उसको एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा बजट के अंदर या यूएनओ के अंदर अपना इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना पड़ेगा। यस, ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। फोर्थ कंडीशन है मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर बनने की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, कि उस कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी वो कंट्री भी बड़ा कंट्री होना चाहिए, एक छोटे कंट्री को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल नेपाल, भूटान, श्रीलंका, दुबई, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो साइज में भी बहुत छोटे हैं, पॉपुलेशन में भी बहुत छोटे हैं, मिलिट्री एंगल से भी बहुत वीक है, तो ऐसी कंट्री को यूएनओ की परमानेंट सीट का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। यस, नेक्स्ट, a country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture. Yes, जो new members हैं वो ऐसे होने चाहिए जो दुनिया में अपनी डाइवर्सिटी को क्लियर कर सके, यानी एक डाइवर्स जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हो, जिनकी ज्योग्राफी, जिनका इकोनॉमिक सिस्टम, जिनका कल्चर बहुत अच्छा हो, उन कंट्रीज को इसका मेंबर बनाना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि 1 जनवरी 1997 में कॉफी अन्नान ने
यूएनओ के अंदर रिफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया दिया कि न्यू परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करो और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इंक्रीज करना है सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी डिसाइड किया कि कौन कौन से कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। यस, second point student, jurisdiction of UN. As the UN completed 60 years of its existence, the head of all the member states meet in September 2005 to celebrate the anniversary 50 years and revive the situation. The leaders in this meeting decided that the following steps should be taken to make UN more relevant, effective in the changing context. Yes student, यूएनओ के जो पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए, इसके डिसीजन पावर को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। सितंबर 2005 में यूएनओ ने अपने 60 इयर्स कंप्लीट कर लिए। यस स्टूडेंट्स, आपको पता होगा यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, तो 2005 में उन्होंने कंप्लीटली अपने टाइम पूरा कर लिया, 60 इयर्स कंप्लीट कर लिए यूएनओ ने। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई यूएनओ के अंदर, और इस मीटिंग के अंदर सारे लीडर्स ने सेलिब्रेट किया, एनिवर्सरी बनाई यूएनओ के 60 इयर्स होने के। लेकिन साथ साथ में उन्होंने यूएनओ के जो डिसीजन है, जो पावर है, इसको कैसे इफेक्टिव बनाना है, दुनिया की प्रॉब्लम्स को यूएनओ कैसे सॉल्व कर सकता है, तो इसके जुरिडिक्शन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, इस दुनिया की जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है उसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ सजेशन दिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, हम इस लेसन में यही बार बार में रीड कर रहे हैं कि यूएनओ को कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि दुनिया के अंदर वो अपने रोल को प्ले कर सके। जिस ऑब्जेक्टिव, जिस एम के साथ यूएनओ बना था, उस एम को फुलफिल करने के लिए उसको कुछ पावर और कुछ रिफॉर्म की नीड है। यस, तो ये सितंबर 2005 में स्टूडेंट्स कौन से डिसीजन लिए गए या क्या सजेशन दिया सारे कंट्रीज ने कि क्या डिसाइड होना चाहिए, कैसे यूएनओ को और इफेक्टिव बनाना चाहिए, उसके पावर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सके, दुनिया के अंदर अपना कैसे बेटर रोल प्ले कर सके, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ ए पीस बिल्डिंग कमीशन। यस स्टूडेंट, जैसे रिफ्यूजी कमीशन बना हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, वैसे सारी कंट्रीज ने सजेस्ट किया कि एक नया डिपार्टमेंट पीस बिल्डिंग कमीशन भी बनना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में टेररिज्म बहुत स्पीड से फैल रहा है, हर कंट्री इसकी चपेट में आ चुका है, हर कंट्री वॉर की तैयारी में लगा हुआ है, आर्म्स, न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बम, ये सब बन रहे हैं, मिसाइल्स आए दिन हर कंट्री टेस्ट कर रहा है, बहुत से कंट्रीज आज वॉर की चपेट में। आपने इराक वॉर के बारे में सुना होगा, आपने सीरिया वॉर, फिलिस्तीन, इजराइल, अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है दुनिया में जिनके अंदर पीस नहीं है, जिनमें या तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके कंट्री के अंदर, या दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है। तो पूरी दुनिया में पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, पीस बिल्डिंग कमीशन, ऐसा सजेशन किया सारे कंट्रीज ने सितंबर 2005 में, जिससे यूएनओ और इफेक्टिव बन सके। सेकंड पॉइंट, acceptance of the responsibility of international community in case of failure of national government to protect their own citizens from atrocities or discrimination. Yes student, आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनकी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, उनको ह्यूमन राइट्स नहीं दे पा रही, उनको फैसिलिटीज नहीं दे पा रही। बहुत सी कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी आज खतरे के अंदर है, बहुत सी कंट्रीज है जिनमें आज भी आर्मी रूल है या किंग रूल है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, और वहाँ पे आम सिटीजन्स के साथ में एट्रोसिटीज और डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यूएनओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या यूएनओ के पास में एक पावर होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करके गवर्नमेंट चेंज कर सके, या उनके पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर सके, या सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये पावर भी यूएनओ के पास में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल। यस, 2005 में ये सजेशन किया गया कि एक ह्यूमन राइट काउंसिल भी होना चाहिए, लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि 19 जून 2006 को
ह्यूमन राइट कमीशन बन चुका है और ये पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। जहां पर भी ह्यूमन राइट्स डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसके लिए काम करता है। तो इस मामले में यूएनओ एक कदम आगे बढ़ चुका है। फोर्थ पॉइंट, एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यस, यूएन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, उसके डिसीजन को और दुनिया में इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी कंट्रीज को मिलके एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा डेवलपमेंट गोल्स का। पूरी दुनिया के अंदर आज हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, स्पेस इंटरनेट का जमाना है, हम लोग आज चंद्रमा पे मार्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, कंप्यूटर साइंस इंटरनेट का जमाना है। और इस जमाने के अंदर आज भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो बहुत पुअर कंट्रीज हैं, जिनके सिटीजन्स के पास में सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, जिनके पास में खाना नहीं है, फूड शॉर्टेज है। तो बहुत सारी दुनिया के अंदर डिजास्टर भी आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूएनओ को कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिच कंट्रीज जो हैं, जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी है, वो पुअर कंट्रीज को एक तरह से इकोनॉमिक एड दे सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब यूएनओ के लीडरशिप में ही होगा। तो ये भी एक डिसीजन हुआ कि यूएनओ को ऐसे डेवलपमेंट गोल्स भी बनाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म। यस, यूएनओ पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी, कोऑपरेशन की रिस्पांसिबिलिटी, डेवलपमेंट की रिस्पांसिबिलिटी यूएन की है। तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि दुनिया में टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव कोशिश करे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज दुनिया का टेररिस्ट कंट्री है और सबब बिन लादेन पाकिस्तान में मिला। बहुत सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से पूरे वर्ल्ड के अंदर जाके टेररिज्म को फैलाते हैं। तो ऐसे कंट्री को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करना बहुत ही जरूरी है और टेररिज्म को कंडेम करना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेसी फंड। यस, पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए भी एक फंड बनना चाहिए, जैसे चिल्ड्रंस फंड होता है या कोई डिजीज से लड़ने के लिए फंड बनाया जाता है या डिजास्टर फंड बनाया जाता है, वैसे डेमोक्रेसी के लिए भी फंड बनना चाहिए। तो 2005 में जब 60 इयर्स हुए, सारे कंट्रीज मिलकर ये सजेशन भी दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। यस, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल था, उसको खत्म करने की एक तरह से सजेशन भी दी गई। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। अब इंडिया का क्या रोल है यूएनओ के अंदर, या हमारी यूएनओ से क्या उम्मीद है, हम क्या सोचते हैं। यस स्टूडेंट, इंडिया हैज सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड। इंडिया आल्सो सपोर्ट द रोल ऑफ यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिंग अमंग स्टेट्स। यस, इंडिया ने जब भी कोई प्रॉब्लम आई दुनिया के अंदर या यूएन ने जब इंडिया की हेल्प मांगी, तो इंडिया ने सपोर्ट किया है यूएन को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। जिन जिन कंट्रीज के अंदर अपनी आर्मी को, इंडियन आर्मी को बुलाया यूएनओ ने पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, तो इंडिया ने अपने आर्मी को पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए भेज दिया। खासकर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ऐसा कई बार देखने को मिला है। यस, इंडिया आल्सो सपोर्ट द रोल ऑफ यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट। इंडिया यूएन का सपोर्ट करता है डेवलपमेंट के लिए। यूएनओ की जो भी कंडीशंस होती है, इंडिया उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है एंड कोऑपरेटिंग अमंग स्टेट्स। और इंडिया दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेट करने की कोशिश करता है। यूएनओ का जो चार्टर है, उसकी जो कंडीशंस है, उसके जो टर्म्स हैं, उनको सबको इंडिया बहुत ईमानदारी के साथ में फॉलो करता है और यूएनओ के सारी कंडीशंस को अपनी कंट्री के अंदर अप्लाई करता है। तो कुल मिला के इंडिया यूएनओ का एक बहुत अच्छा सपोर्टर है और उसके सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है। सेकंड पॉइंट, इंडिया सपोर्ट एंड इंक्रीज इन द मेंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। यस, इंडिया चाहता है कि यूएनओ के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो, खासकर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज हो, ताकि पूरी दुनिया को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जिनको आज इंटरनेशनल लेवल पे
कोई जानता भी नहीं है, तो सब कंट्रीज को मौका मिलना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया हैव आर्ग्यूड दैट द एक्टिविटीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव ग्रेटली एक्सपेंडेड इन द पास्ट फ्यू years. Therefore, the success of Security Council actions depend upon the political support of the international community. Security Council should have more developing countries in it. Yes, student. इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो वर्क है वो पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे वर्ल्ड को उसको कोऑपरेट करना चाहिए। The success of Security Council action depend upon the political support of the international community. Yes, students, आपको मैंने सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है यूएनओ की। इसके 5 परमानेंट मेंबर है, मैंने आपको ये भी बताया, आपको उनके नाम भी बताया। तो स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए, सारे कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएनओ तभी फुलफिल कर पाएगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको सपोर्ट करेगी और कोऑपरेट करेगी। यस, सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। यस, इंडिया भी वही बात बोल रहा है जो बार-बार में पास्ट के अंदर हमने रीड की कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, खासकर एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इनको भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट रोल मिलना चाहिए। यस स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी परमानेंट मेंबर इन ए रीस्ट्रक्चर्ड यूएनओ। यस, इंडिया खुद भी एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूएनओ में बहुत कोशिश कर रहा है स्टूडेंट। यस, अब इंडिया जो कंडीशंस है परमानेंट जो मेंबर बनने की, उन सभी कंडीशंस को फुलफिल भी करता है। तो हम उन कंडीशंस को पढ़ेंगे कि वो कौन से कंडीशंस हैं जो इंडिया फुलफिल करता है परमानेंट मेंबर बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के। फर्स्ट, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यस स्टूडेंट्स, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड पॉपुलेशन वाला कंट्री है और 1/5 पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। तो ये जो कंडीशंस थी जो हमने पास्ट में रीड की कि कौन से कंट्रीज यूएनओ के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं, तो उसकी जो कंडीशन थी उसमें फर्स्ट कंडीशन थी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो ये कंडीशन हम फुलफिल करते हैं, तो हम एक सूटेबल कैंडिडेट हैं यूएनओ की परमानेंट सीट के, वो इंडिया को मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यस स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन में तो हम सेकंड है, लेकिन डेमोक्रेसी के मामले में हम नंबर 1 है। चाइना हमसे पॉपुलेशन में आ गए, बट वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इस वजह से इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये कंडीशन भी हम फुलफिल करते हैं। यस, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ यूएन। यस, इंडिया ने यूएनओ के जितने भी ऑपरेशंस हैं, उसके जितने भी फंक्शंस हैं आज तक, उन सब के अंदर कोऑपरेट किया, तो इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। Its role in the UN peacekeeping efforts is a long and substantial one. The country's economic emergence on the world stage is another factor that perhaps justified India's claim to be a permanent seat in the Security Council. Yes, student. इंडिया ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जब इंडिया की आर्मी को मांगा यूएनओ ने दुनिया में पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, तो इंडिया ने अपनी आर्मी को भेजा और हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा वर्क किया। और जिस कंट्री के अंदर भी गए वहां पे बहुत कम टाइम के अंदर यूएनओ के जो एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको फुलफिल किया और पीस मेंटेन की। वहां उन कंट्री के सिटीजन्स लोगों ने भी इंडिया के जो आर्मी थी उसका बड़ा रिस्पेक्ट किया और पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की क्रेडिट के अंदर डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया का ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडियाज इकोनॉमिक इमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। यस, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी दुनिया में बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है। इंडिया दुनिया का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, हमारे पास में 1.25 अरब की पॉपुलेशन है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं स्टूडेंट कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, तो इंडिया इकोनॉमिक एंगल से भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है एंड इंडिया इज अ सुटेबल मेंबर फॉर द परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यस स्टूडेंट, तो इंडिया परमानेंट सीट का एक सुटेबल कैंडिडेट है इकोनॉमिक
एंगल से भी। यस स्टूडेंट, next point, India has also made regular financial contribution to UN and never faltered on its payment. Yes, India जो है उसने हमेशा से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है यूएन को और कभी को अपने पेमेंट के अंदर फेल नहीं हुआ, हमेशा टाइम पे इंडिया ने पेमेंट किया है। तो इंडिया का ये रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनका कुछ परसेंटेज है यूएन को बजट देने के लिए, जिससे यूएन चल सके, उनके एम्प्लॉयर्स को सैलरी मिल सके। तो उसके लिए इंडिया हमेशा से अपना जो एक फिक्स उनका जो टारगेट है उसको टाइम पे देता आया है। हम उस बजट के अपने पेमेंट में कभी भी फॉल नहीं हुए। यस, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो हैज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। इट सिग्निफिक्स a country's growing importance in world affairs. This greater status is an advantage to a country in the context of its foreign policy, and the reputation for being powerful make you more influential. Yes student, India परमानेंट मेंबरशिप के लिए बहुत सीरियस है क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बनता सिक्योरिटी काउंसिल का तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया होगा कि एक टाइम ऐसा था जब वर्ल्ड कम्युनिटी ने, यूएनओ ने इंडिया को परमानेंट सीट ऑफर की थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाइना को ऑफर कर दी और चाइना परमानेंट मेंबर बन गया। और आज हम इसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम समझ सकते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कितनी बड़ी मिस्टेक की होगी। यस स्टूडेंट, इंडिया चाहता है कि उसका जो स्टेटस है वर्ल्ड के अंदर वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर परमानेंट मेंबर इंडिया बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत डेवलपमेंट आएगा। हम दुनिया में अपने डिसीजन को पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर पाएंगे, पूरी दुनिया हमारी बात मानेगी और इंडिया की रेपुटेशन एक पावरफुल कंट्री की बनेगी, हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर बढ़ेगा। सो देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई इंडिया वांट परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी council. Yes, India also want to develop its economy in contemporary world and also India develop its foreign policy. तो इंडिया हर सेक्टर में प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन यूएनओ की परमानेंट सीट मिलने के बाद में इंडिया के वर्ल्ड के अंदर रेपुटेशन बढ़ जाएगी, डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा। Despite India's wish to be a permanent veto-wielding member of UN, some countries question its inclusion. Yes, इंडिया चाहता है कि एक यूएनओ का परमानेंट मेंबर मिले और इंडिया को भी एक वीटो पावर वाला कंट्री का एक दर्जा मिल जाए। यस स्टूडेंट, आपको पता होगा वीटो पावर, व्हाट इज वीटो पावर? सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, इनके पास में वीटो पावर है। ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इंडिया भी चाहता है कि इंडिया के पास में वीटो पावर मिले, क्योंकि इंडिया जब भी कुछ करना चाहता है तो चाइना जो है हमारे अगेंस्ट में है और वो इंडिया के अगेंस्ट में वोटिंग करता है, वीटो पावर का यूज करता है और इंडिया पॉलिटिकली कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाता। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडिया को वीटो पावर चाहिए, ये तभी मिलेगा जब इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनेगा। यस स्टूडेंट, तो इस तरह से लेसन पूरा फिनिश होता है। बहुत बड़ा लेसन था, इसके पॉइंट एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर कंटेम्पररी वर्ल्ड। सेकंड, द एवोल्यूशन ऑफ यूएन और यूएनओ। यस स्टूडेंट्स, भी ध्यान रखना, यूएनओ का शॉर्ट में यूएन भी बोलते हैं। यस, द फाउंडेशन ऑफ यूएन, तो ये सेकंड पॉइंट है। यस, द एजेंसीज ऑफ यूएनओ, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। रिफॉर्म ऑफ यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, यानी कोल्ड वॉर के बाद में, आफ्टर 1991 के बाद में यूएनओ के अंदर क्या रिफॉर्म होना चाहिए, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में आज के पार्ट में हमने रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ यूएनओ, यूएनओ के जो स्ट्रक्चर है, उसका जो प्रोसेस है, उसमें कैसे रिफॉर्म करना चाहिए वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। 1992 के रेजोल्यूशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में हमने इसी पॉइंट के अंदर आपको 1 जनवरी 1997 में सिक्योरिटी जनरल कोफी अन्नान के जो रिफॉर्म करने के सजेशंस हैं उनको भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अंदर न्यू परमानेंट मेंबर बनने की जो कंडीशंस है वो भी हमने आपको बताई।
नेक्स्ट पॉइंट है ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूएन। यूएनओ की जो पावर है, जो उसका डिसीजन लेने का जो पावर है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे वो अपना बेटर जजमेंट कर सके दुनिया के अंदर, कैसे यूएनओ मोर इफेक्टिव बन सके, उसके लिए सजेशंस भी हमने इसमें रीड किए, जो 60 इयर्स पूरा होने पे सारी कंट्रीज ने डिसाइड किए थे सितंबर 2005 में। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, कि इंडिया का क्या रोल है यूएनओ के अंदर और व्हाई इंडिया वांट परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो स्टूडेंट्स ये लेसन फिनिश होता है। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर मैं बता देता हूं कि आपको कॉपी में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं। यस स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया आप एनसीईआरटी बुक की हेल्प ले सकते हैं, आप एग्जाम आइडिया की भी हेल्प ले सकते हैं। वेरी वेरी शॉर्ट में 6, 7, 8, 9, 20, 21 और 22। स्टूडेंट्स वापस बता रहा हूं मैं, वेरी वेरी शॉर्ट में 6, 7, 8, 9, 20, 21 और 22 आपको कॉपी में करना है। स्टूडेंट्स आपकी कॉपी चेक होगी, ये आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका होमवर्क चेक होगा, जो आपका स्टडी बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम आपकी कॉपी में आपका होमवर्क चेक करेंगे। तो आपको होमवर्क करना है वेरी शॉर्ट के अंदर 2nd, 3rd, 4th, 8th और 13। आई रिपीट अगेन, वेरी शॉर्ट में 2nd, 3rd, 4th, 8th एंड 13। शॉर्ट के अंदर 2nd, 3rd, 4th एंड 9th। लॉन्ग के अंदर 2nd और 4th। एचओटी हाई ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आपको 11, 15 और 16 ये आपको क्वेश्चन से कॉपी में करना है। स्टूडेंट सितंबर के अंदर आपकी हाफ ईयरली होने जा रही है, तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। जल्दी आपको कोर्स के बारे में और एग्जाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस चैप्टर एंड क्लास।